Hello everyone, myself Parul and I again welcome you all to the online platform of Jogta Academy. Dear learners, as you all know, last video में हमने सेल टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने ये जाना था कि सेल की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी और सेल क्या होता है. सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल was discovered by Robert Hooke in year 1665. The cell discovered by Robert Hooke was a dead cell और उसके बाद लिविंग सेल की खोज की गई थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक के द्वारा ईयर 1674 में. इसके बाद हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिजम्स कितनी सेल से बने हैं, इस आधार पर उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था अमीबा और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स. उसके बाद हमने जाना था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि किस हिसाब से हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई होती है. बाद में हमने पढ़ा था कि कोई भी जो सेल होती है उसमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स पाई जाती हैं जो कि है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए और आरएनए. सेल मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए तो ये होती है सेमी परमिएबल और ये चीज़ों को कोशिका के अंदर एंटर या एग्जिट होने में मदद करती है. सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी हुई होती है. बात की जाए अगर न्यूक्लियस की तो इट इज़ द मैनेजर ऑफ द सेल, वेयरएज साइटोप्लाज्म जो होता है वो कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जेली लाइक सब्सटेंस होता है और ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है. फिर हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था कि सेल वॉल केवल प्लांट सेल्स में पाई जाती है और ये सेलुलोज की बनी हुई होती है. साथ ही मैंने आपको बताया था कि जो फंगस होती है उसकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है. फिर हमने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था कि राइबोसोम्स दे आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल एंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स वी फाइंड 70s type of ribosomes whereas in eukaryotic cells 80s type of ribosomes are found. फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, वो जगह जहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है. ग्लूकोज जो होता है उसको एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है. क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनेगी तो इसी कारण इसे पावर हाउस ऑफ सेल या फिर इंजन ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है. और ये जो एनर्जी बनती है ये बनती है एटीपी की फॉर्म में, इसलिए एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी. एटीपी की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो वो है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. उसके बाद आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो रहेगा लाइसोसोम्स. डियर स्टूडेंट्स, लाइसोसोम से एक क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बताइए कोशिका का सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है. तो जो सुसाइडल बैग होता है वो होता है लाइसोसोम. इसका मतलब ये है कि जब किसी ऐसी कंडीशन में सेल पहुंच जाती है जहां पर उसको इन्फेक्शन हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है तो उस टाइम पे जो सेल होती है इसके अंदर जो लाइसोसोम पाया जाएगा ये लाइसोसोम ब्रस्ट करता है और इस लाइसोसोम के अंदर होते हैं कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो कि इस कोशिका को खुद को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं. तो क्योंकि जब ये लाइसोसोम ब्रस्ट होंगे तो सेल खुद को डाइजेस्ट कर लेती है, खुद ही सुसाइड कर लेती है, तो इसी कारण इन लाइसोसोम्स को कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. और ये सुसाइड किस केस में किया जाएगा? जब कोशिका को या तो कोई बीमारी हो गई होगी या फिर कुछ इन्फेक्शन हो गया होगा या सेल डैमेज्ड होती है तो उस टाइम पे ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाले लाइसोसोम ब्रस्ट कर जाते हैं. Lysosomes are tiny spherical sac-like structures surrounded by a membrane. इनके बाहर से एक membrane होती है और इसके अंदर पाए जाते हैं hydrolytic enzymes. Enzymes are found within the lysosome. It is also called the suicidal bag because when a cell is damaged, जब कोशिका damaged होती है, it bursts and its enzymes digest its own cells. ये जो enzymes होते हैं ये अपनी ही कोशिका को digest कर लेते हैं. नेक्स्ट ऑर्गेनेली है गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी एपरेटस. ये जो गोल्जी बॉडी होती है इसका मेन काम होता है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट में. ठीक है, इट्स मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंसेस सिंथेसाइज्ड बाय द सेल. इसीलिए इसे कहा जाता है ट्रांसपोर्ट फैक्ट्री ऑफ द सेल या फिर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल. ठीक है, गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन होगा किसमें?
प्रोटीन्स या अदर सब्सटेंसेस की पैकेजिंग में और उनके ट्रांसपोर्ट में। इसीलिए गोल्जी बॉडी को कहा जाता है ट्रांसपोर्ट फैक्ट्री या फिर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल। साथ ही आपने याद रखना है कि ये जो गोल्जी बॉडी होती है ना, ये दो और चीजों के बनने में मदद करती है। एक है लाइसोसोम्स और दूसरा है सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाएगी और ये जो सेल वॉल के बनने में मदद करती है, ये करती है गोल्जी बॉडी। एक सेल प्लेट बनती है, तो उस सेल प्लेट को बनाने में ये गोल्जी अपरेटस मदद करता है। और लाइसोसोम्स हमने क्या पढ़ा, जो सुसाइडल बैग्स हैं सेल के, उनके बनने में भी ये गोल्जी अपरेटस हेल्प करता है। गोल्जी बॉडी ऑल्सो असिस्ट इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स एंड द सेल वॉल। ठीक है, तो हमने अभी तक लाइसोसोम, सुसाइडल बैग, गोल्जी बॉडी, ट्रांसपोर्ट फैक्ट्री या फिर ट्रैफिक कंट्रोलर, इनके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसे शॉर्ट फॉर्म में ER भी कहा जाता है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये मेनली दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब है कि अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, तो इसके सरफेस के ऊपर ऐसे राइबोसोम्स अटैच हो गए होते हैं, जिससे ये कैसा होगा, रफ जैसा प्रतीत होगा। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके सरफेस के ऊपर कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं हुए होते। ठीक है, ये हो गया रफ और ये हो गया स्मूथ। अब हम जानते हैं कि ये जो राइबोसोम्स होते हैं, ये किस में मदद करते हैं, ये हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ठीक है, और यही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बताइए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज में मदद करते हैं। तो ये मदद करते हैं किस में, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, और इसका मेजर रोल कहाँ होता है, लिपिड्स की सिंथेसिस में या फिर फैट्स की सिंथेसिस में। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। ये जो प्लास्टिड्स होते हैं, इन्हें लवक भी कहा जाता है और ये मेनली पाए जाते हैं प्लांट सेल्स में। प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स। ठीक है, ये जो प्लास्टिड्स होते हैं, ये मेनली 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से हमें क्लोरोफिल याद आता है, क्लोरोफिल का कलर होता है ग्रीन। तो ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं और इन्हें हरित लवक भी कहा जाता है। क्रोम किससे रिलेटेड होता है, क्रोम मीन्स कलर। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट कलर्ड जो प्लास्टिड्स होते हैं, वर्णी लवक। और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो अवर्णी, जिनका कोई रंग नहीं होता वो। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल। It means the chloroplast help in photosynthesis. क्रोमोप्लास्ट अलग अलग कलर्स के होते हैं, तो ये जैसे प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में पाए जाएंगे, जैसे पेटल्स हो गई या फ्रूट्स हो गए वहाँ पर। और ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ये रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, जिस कारण ये स्टोरेज में ज़्यादा मदद करते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं और ये ग्रीन कलर के होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं, ये अलग अलग रंगों के होते हैं और ये फ्लावर्स और फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। बात करें अगर ल्यूकोप्लास्ट की, तो इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता और ये स्टार्च को स्टोर करने में ज़्यादा मदद करते हैं। अब हम इन्हीं प्लास्टिड्स के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो, प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट, इनका कलर होता है ग्रीन, और ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल किस में मदद करेगा, सनलाइट को ट्रैप करने में, जिससे ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप ये फूड बनाएंगे। तो क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द प्लांट सेल भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट खाना बनाने में मदद करेंगे, तो इसीलिए इन्हें किचन ऑफ द प्लांट सेल भी कहा
जाता है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं और इन क्रोमोप्लास्ट का कलर अलग अलग हो सकता है। कलर्ड पार्ट कौन सा होता है प्लांट का? फ्लावर हो सकता है, फ्रूट हो सकता है या फिर सीड हो सकता है। बात की जाए कि टोमेटो में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है तो वो रहेगा लाइकोपीन। कैरेट की बात की जाए तो कैरोटीन और बीट रूट की बात की जाए तो बिटालिन। देखो बीट से बिटालिन याद रखना बहुत आसान है और कैरेट से कैरोटीन याद रखना भी इजी है। और टोमेटो से लाइकोपीन आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब भी किसी सब्जी में टमाटर लगते हैं तो आप उस सब्जी को क्या करते हो? लाइक करते हो। ठीक है, लाइक किससे याद रखेंगे? टोमेटो से। सो टोमेटो लाइक लाइकोपीन। ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग होते हैं जब बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है या बहुत आप ऐसे एरिया में हो जहाँ कंटिन्यू सनलाइट डायरेक्टली पड़ती रहती है तो हमारी स्किन खराब हो जाती है ना, इसलिए हम सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं। बट ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें एक स्पेशल पिगमेंट पाया जाता है फाइकोसाइनिन नाम का, जो इनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेज। सो द पिगमेंट दैट प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज इज फाइकोसाइनिन। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको भी आपने अच्छे से याद रखना है। लास्ट आगे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मींस अवर्णी लवक या कलरलेस प्लास्टिड्स। ये कैसे होते हैं? ये कलरलेस होते हैं और पौधों के उन पार्ट्स में पाए जाते हैं जहां सनलाइट रीच नहीं कर पाती। जैसे क्या हो सकते हैं? रूट्स हो सकती है या फिर अंडरग्राउंड स्टेम हो सकती है। क्लोरोप्लास्ट का हमने बोला कि क्लोरोप्लास्ट का मेन काम होता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। और क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो फ्लावर, फ्रूट इन सब में पाए जाएंगे। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये अंडरग्राउंड पार्ट्स में पाए जाएंगे और इनका मेन काम जो होता है वो होता है स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन, इन सब चीज़ों को ये स्टोर करते हैं। तो हमने 3 टाइप के प्लास्टिड पढ़ लिए, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज में मदद करेंगे, क्रोमोप्लास्ट फ्लावर्स, फ्रूट, सीड इनमें पाए जाएंगे और ये मतलब अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट्स वगैरह को इसलिए होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट ऑर्गेनली जो हम पढ़ेंगे वो है वैक्यूल। वैक्यूल आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये एक हिसाब से स्टोर हाउस की तरह होता है। ठीक है, अगर आपने कभी प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा तो आपने देखा होगा प्लांट सेल में अंदर बीच में बड़ा सा एक वैक्यूल पाया जाता है और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में ऐसे पिचका हुआ होता है, जबकि एनिमल सेल में सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, और साइड में थोड़े छोटे छोटे से क्या होंगे? वैक्यूल्स पाए जाएंगे। तो वैक्यूल जो होते हैं ये एक टाइप के नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल होता है और इसमें हम जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। कई बार इसमें वाटर या एयर भी फिल हो सकती है। Vacuole, it is the non-living and fluid-filled structure within the cell. In animal cell, they are smaller in size and more in number. Animal cell में vacuoles छोटे छोटे होते हैं और खूब सारे होते हैं। और प्लांट सेल्स की अगर बात की जाए तो उनमें एक बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाता है जो कोशिका का 90% तक एरिया कवर कर देगा और इस वैक्यूल ने जो न्यूक्लियस होता है उसको कॉर्नर की तरफ को पुश कर दिया होता है। अब ये जो वैक्यूल होते हैं ना, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसका एक स्पेशल नेम होता है। जैसे मान लो ये वैक्यूल है तो इसकी ये जो बाहर से मेम्ब्रेन होगी इसे कहा जाता है टोनोप्लास्ट। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन टोनोप्लास्ट या मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड। तो मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, अब लास्ट जो ऑर्गेनली है हमें पढ़ने के लिए रही है वो है सेंट्रोजोम। ये जो सेंट्रोजोम होती है ना इसे तारक का कहा जाता है और ये थोड़ी ऐसे स्टार शेप्ड, ठीक है, ऐसी सी होती है। इसके अंदर 2 सेंट्रियोल पाए जाएंगे और ये थोड़ी ऐसी स्टार शेप होगी और ये केवल पाई जाती है एनिमल सेल के अंदर। एंड इट्स मेन फंक्शन इज दैट इट हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे जब कोशिका ने क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए ये सेल है, इसने क्या करना है? डिवाइड होना है 2 सेल्स में। तो उस टाइम पे इसके अंदर दोनों पोल्स के ऊपर
ये जो सेंट्रोजोम होते हैं ये मदद करते हैं सेल को डिवाइड करने के अंदर. It is found only in animal cell. Inside the centrosome, there are 1 or 2 particle-like structures that are called centrioles. एक सेंट्रोजोम के अंदर एक या दो पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, जिनको कहा जाता है सेंट्रियोल. और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, पोल्स बनाने में ड्यूरिंग द माइटोसिस. माइटोसिस क्या होता है, ये एक हिसाब का सेल डिवीजन का मेथड होता है. ठीक है, माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन. अगर हम सेल डिवीजन की बात करें कि सेल डिवीजन क्या होता है, कोशिका विभाजन, कि एक सेल से डॉटर सेल्स बनेगी. तो सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, वन इज माइटोसिस एंड अदर इज मियोसिस. माइटोसिस होता है इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल का मतलब है कि जब मियोसिस किसी सेल में होगा तो उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाएगा. आफ्टर मियोसिस द क्रोमोसोम नंबर गेट रिड्यूस्ड, वेयर एज आफ्टर माइटोसिस क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है. मान लीजिए किसी सेल में 46 क्रोमोसोम्स है, अगर उसमें माइटोसिस होगा उससे डॉटर सेल्स बनेगी, तो डॉटर सेल्स के अंदर भी क्रोमोसोम्स का नंबर 46 ही रहेगा. पर अगर इसी सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है, तो मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन. तो जो डॉटर सेल्स होंगी उनमें क्रोमोसोम नंबर आधा होके 23 ही रह जाता है. तो हमने बोला कि जो सेंट्रोजोम है ये सेल डिवीजन के टाइम पर किसमें मदद करेंगे, पोल्स बनाने में. और कौन से डिवीजन के टाइम पर, माइटोसिस के टाइम पर. अब हम पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस. ये हमने मैक्सिमम पढ़ ही लिया है कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती. प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाए जाएंगे और ये प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. वेयर एज प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल. प्लांट सेल में हमने बोला कि बीच में एक बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स स्मॉल होंगे और उनका नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा. नेक्स्ट है कि शेप इज अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगुलर. प्लांट सेल की अगर शेप की बात की जाए तो वो थोड़ी ऐसे रेक्टेंगुलर जैसी होती है, जबकि जो एनिमल सेल होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा सर्कुलर होता है. प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरिफेरी में कॉर्नर की तरफ को होगा और एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाएगा. ठीक है, प्लांट सेल में सेंट्रोजोम्स एब्सेंट होते हैं, जबकि हमने बोला कि एनिमल सेल में सेंट्रोजोम्स पाए जाएंगे जिनके अंदर एक या दो छोटे छोटे पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिनको सेंट्रियोल कहा जाता है और इसको हिंदी में तारककाय कहते हैं. और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस. तो देखिए सेल्स जो होती है वो मेनली दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड यू मीन्स ट्रू. प्रोकैरियोटिक का मतलब है जो प्रिमिटिव सेल्स हैं, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, और यूकैरियोटिक सेल्स में जो इनका न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड होता है. जबकि प्रोकैरियोट की बात की जाए तो साइटोप्लाज्म में इनका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ होता है एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, जबकि यूकैरियोट में पाया जाएगा न्यूक्लियस. यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी और यही मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है. साथ ही ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये प्रिमिटिव है, तो इनमें ज़्यादा सेल ऑर्गेनेलिज नहीं पाई जाती. माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ें प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल में पाई जाएगी. ठीक है, चलो इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या क्या इनमें डिफरेंस होता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स पुरानी है तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाएगी, गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाएगी, लाइसोसोम्स नहीं पाए जाएंगे और न्यूक्लियस जो होगा वो भी एब्सेंट होगा. इसमें पाया जाएगा न्यूक्लियोइड. और
उधर पाया जाएगा न्यूक्लियस। राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाए जाते हैं, पर प्रोकैरियोटिक में पाए जाएंगे 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स, वेयर एज यूकैरियोटिक में पाए जाएंगे 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के एमसीक्यूज। सो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।